हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम CSS की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो हम सारी बेसिक प्रॉपर्टी से लेके जितने भी एंड तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपने मेरा ज़ीरो टू हीरो वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार उसको देख लें, क्योंकि उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि CSS कैसे काम करता है और CSS को कैसे लिखा जाता है। इसमें हम बेसिक वाली चीज़ें नहीं कवर करेंगे, इसमें वो चीज़ें कवर करेंगे जो कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर नहीं किया था। इस वीडियो में मैं CSS के सारे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे, कहाँ पे अप्लाई करके वो कैसा दिखता है। और CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है और HTML लेआउट के लिए होता है। इन सब के बारे में डिटेल पिछली वीडियो में आपने देख चुका होगा। सो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले VS कोड अगर आपके पास नहीं है तो VS कोड आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे कि VS कोड में एक लाइव एक्सटेंशन जो था, लाइव सर्वर का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। सो VS कोड एक कोड एडिटर है, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है और ये फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे जाना है और लिखना है डाउनलोड VS कोड, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाना है आपने, जैसे विंडोज़ है, मैक है, 64, मतलब जो भी आपको इनमें से डाउनलोड करना है जिप फाइल में या यूज़र इंस्टॉलर में, आप उसी तरीके से लाइनक्स के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे करना है, तो जैसे मैंने HTML का और CSS का पिछले वीडियो में भी एक फ़ाइल बनाया था, वो बना हुआ है ऑलरेडी, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। अभी हम क्या करें, हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत है जो कि हमारा लाइव सर्वर का काम करेगा। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब मैंने HTML और CSS की फ़ाइल बनाई थी तो मेरे को यहाँ पे बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता था चेंजेस के बाद। तो ये बार बार रिफ़्रेश करने वाला थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है कुछ टाइम के लिए। अगर लंबे प्रोजेक्ट्स में होते तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता। अगर रिएक्ट वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो वो अपने आप ही कर देता है, वो वॉचर लगा होता है उसमें जो कि आपके चेंजेस को डायरेक्टली क्रोम में रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सेम चीज़ हम यही करेंगे, वैसा ही कुछ करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे लाइव सर्वर सर्च, ठीक है। ये गूगल एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लाइव सर्वर लिख देना है, तो लाइव सर्वर का यहाँ पे हो जाएगा। आपने इसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। सो लाइव सर्वर जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं ये index.html फाइल पे हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली इस गो लाइव पे क्लिक कर दूँगा। तो ये गो लाइव वाला मेरे से परमिशन मांगेगा, मैंने इसको परमिशन दे दिया है VS कोड का। और यहाँ पे मेरा जो लोकल सर्व मतलब जो था वो ओपन हो चुका है। लोकल सर्वर है ये जो कि चल रहा है और जो कि ओपन हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम यहाँ पे करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे और इसमें मैं डाल देता हूँ CSS कंप्लीट करके नाम मैंने डाल दिया, आप कुछ भी नाम डाल देना। और जो हमने पिछली बार जो index.html और स्टाइल की फ़ाइल बनाई थी इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद VS कोड में हम यही फ़ोल्डर ओपन करेंगे। फ़ोल्डर ओपन करने के लिए आपको यहाँ फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर करना है, और डेस्कटॉप पे मेरा यहाँ CSS कंप्लीट है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। तो इसमें मेरा जो index.html.txt जो कि गलत है, मैं इसको इसमें रिमूव करूँगा। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और इसको यहाँ से index.html कर देता हूँ, ठीक है। स्टाइल्स के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब मैं गो लाइव सर्वर कर दूँगा ताकि ये वाला फाइल जो है ना index.html का वो चला जाए। तो सबसे पहले मैं बॉडी में कुछ लिख देता हूँ ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। देखो काम कर रहा है, मैंने जैसे ही हाई सेव किया यहाँ पे वो सेव हो चुका है। तो सिमिलरली अभी हमें क्या करना है कि इसमें हमें कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि CSS फाइल हमने जो बनाई थी पहले भी, उसको अब मैं रिमूव कर दूंगा। हम नया से सारे CSS प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो जो पहले के कुछ थे वो रहने देते हैं। अब index.html फाइल में जो हमें एक्सटर्नल CSS को लिंक करना होता है तो उसके लिए लिंक टैग यूज़ करते हैं। और href में आपको फाइल का नाम देना है। तो फाइल का नाम है ./styles.css और इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। सो हमने स्टाइल को लिंक कर दिया है, अब बॉडी में आ गया। अब हम एक एक प्रॉपर्टी को ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो मैं बहुत बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ कि स्टाइल में भी कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी मैं आपको CSS बताऊँगा वो है कमेंट का। सो बेसिकली कमेंट कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। कमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर विंडोज़ में है तो Ctrl+/ कर दोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेन कंटेंट या फिर
जो भी आप कमेंट करते हो। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ये बस आपके कोड में रीड करने के लिए होता है ताकि इससे आपको आइडिया चल जाए कि नीचे की चीज़ें क्या है। और अगर आप मैक ओएस यूज़ करेंगे तो कमांड स्लैश से आपका ये काम कर जाएगा। अब दूसरे प्रॉपर्टी पे जाते हैं जो कि है बैकग्राउंड्स का। सो बैकग्राउंड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स में इसको चेक करने के लिए मैं एक कंटेनर बनाऊंगा जिसका नाम देता हूँ div। और VS कोड में एक अच्छी चीज़ है कि आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट हैंड होता है। जैसे div डॉट कंटेनर अगर मैं लिख देता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो ये मुझे क्लास कंटेनर प्लस div के साथ एक एलिमेंट बना के दे चुका है, ये टैग लगा चुका है और ये काफ़ी अच्छे से हो गया है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई कंटेनर और ये यहाँ पे आ गया है। अब हम इस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कौन सा स्टाइल अप्लाई करेंगे, तो हम जिस क्लास से हमने इसको डिफ़ाइन किया है उसी क्लास को यहाँ पे एज अ सिलेक्टर सेलेक्ट लिख दिया है, प्लस इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्योंकि हम इसमें बैकग्राउंड कलर की बात करें तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में दूंगा। सो बैकग्राउंड कलर का जो प्रॉपर्टी होता है ये होता है बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे फ़िलहाल मैं टोमेटो दे देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमारा कंटेनर का स्पेलिंग गलत हो गया था जिसकी वजह से प्रॉपर्टी लगी नहीं, बट यहाँ पे लिंक के आगे मुझे रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट देना पड़ेगा। ठीक है, इससे इसको पता चल गया कि ये स्टाइल शीट का लिंक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरा जो प्रॉपर्टी लगा है वो लग चुका है। अब इसमें हम कलर प्रॉपर्टी जो पहले भी यूज़ किए हैं फोरग्राउंड करने के लिए वो भी डाल देते हैं। कलर में वाइट या लाइट ब्लू कुछ भी आप डाल दो तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर वाइट हो गया। और अगर इसको आपको हटाना है तो जो मैंने कमेंट का बताया था वो ऐसे हट जाएगा। सो ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हो गई। इसमें और भी चीज़ें जैसे कि बैकग्राउंड इमेज की। तो सबसे पहले इमेज बैकग्राउंड इमेज को ट्राई करने के लिए हम कोई इमेज डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, इसका नाम इमेज देता हूँ और इस इमेज के अंदर हम पेस्ट कर देंगे उस गेम को। JPG फाइल है, हो गया। हम कोड को ओपन करते हैं, यहाँ पे मेरा इमेज फोल्डर आ चुका है, गेम भी आ चुका है। तो अब हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर तो सिंपल था कि बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। अब हम करेंगे बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा URL प्लस जो इमेज है उसका पाथ। तो इमेज जो है हमारा वो है स्लैश, ठीक है, उसके बाद इमेज फोल्डर है हमारा क्योंकि सेम पाथ में है तो डॉट इमेज करना होता है, सेम डायरेक्टरी या फोल्डर में हो। उसके बाद गेम इमेज game-pgb और इसको सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि कलर मेरा ओवरराइड हो गया, बैकग्राउंड में मेरा वो इमेज आ गया है जो कि मैंने सिलेक्ट किया था। क्योंकि मेरा इसकी हाइट कम है तो इसलिए, तो हम इसको हाइट थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। हाइट में देता हूँ मान लो 500 पिक्सल। अब देखेंगे बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड में इतना आ गया है। तो इसी तरह से बैकग्राउंड इमेज भी आप सेट कर सकते हो। सो लेट्स सपोज हम कोई छोटा इमेज सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको एक अच्छा से एक कंटेनर बनाते हैं। तो इसका मैं हाइट देता हूँ 400 पिक्सल और विड्थ देते हैं 400 पिक्सल। तो ये एक स्क्वायर शेप में हो जाएगा। तो क्योंकि इमेज आप देख रहे हो कि क्लियरली हमें दिख नहीं रहा है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे इसमें। सो बैकग्राउंड रिपीट एक प्रॉपर्टी होता है। बैकग्राउंड रिपीट का मतलब होता है कि अगर आप बैकग्राउंड इमेज को पूरे स्क्रीन में रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नो रिपीट आप डाल सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट होता है, मैं अभी रिपीट नहीं करना चाह रहा तो नो रिपीट मैंने डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ पे होता है बैकग्राउंड पोजीशन। जैसे कि अगर मैं सेंटर करूं तो इमेज है सेंटर में लग जाएगा। ये देखो सेंटर वाला जो पोर्शन है वो इस पे अप्लाई हो जाता है। अगर मैं सेंटर वाला पोजीशन नहीं दूं, इसमें लेफ़्ट दूं तो लेफ़्ट वाला अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से लेफ़्ट राइट सेंटर पोजीशन वगैरह आप कर सकते हैं। प्लस आप पिक्सल में भी दे सकते हैं कि कितना पिक्सल आपको लेफ़्ट करना है, कितना राइट करना है। ये कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग आप उसको दे सकते हैं। सो यहाँ पे आप बैकग्राउंड की ओपेसिटी सेट कर सकते हो। ओपेसिटी बेसिकली आपको अगर उसको कलर जो है उसका ओपेसिटी सेट करनी है, मतलब वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी सा आ जाता है कि अगर आप बिल्कुल ओपेसिटी 0 करके सेव करें तो वो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, वो गायब ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 0.5 करूँ तो हल्का डल सा वेरिएशन आएगा। तो इस तरीके से आप ओपेसिटी सेट करते हो। मैक्सिमम जो होता है वो 1 होता है जो कि फुल ओपेक हो गया है, और मिनिमम जो होता है वो 0 होता है जिसमें कुछ दिखेगा ही नहीं।
तो इस तरीके से ओपेसिटी आप कुछ भी सेट कर सकते हो। फिर एक प्रॉपर्टी आता है बैकग्राउंड साइज़। सो बैकग्राउंड साइज़ में अगर आप ऑटो करोगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो आ जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंटेन लिखते हो तो जो इमेज, जो जितना बड़ा भी इमेज होगा वो इस कंटेनर के अंदर फिट बैठ जाएगा। ये देखना, सॉरी कंटेन होगा, कंटेनर नहीं। तो ये देखो, सो इमेज का जो ये जो कंटेनर हमने बनाया था उसमें एकदम फिट करने के लिए बैठ गया, तो ये फिट हो गया। और जो एरिया, मतलब जो उसका इमेज का साइज़ जब फिट हो गया, ये क्योंकि बड़ा साइज़ में था, ये स्क्वायर शेप में था, तो बाकी एरिया का जो कलर था वो उसमें देख गया। अगर मैं इसी को यहाँ पे कवर कर दूँ, सेव करूँ, तो वो कवर कर जाएगा। और जो यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ़्ट दिया, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, तो देखना कैसे चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये सेंटर वाला जो पोर्शन है वो आ गया है। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट कर दूँ तो लेफ़्ट वाला पोर्शन से आएगा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज जो है आप उसको पोजीशन कर सकते हो। साइज़ मैंने कवर दे दिया ताकि वो जितना मेरा कंटेनर है उसको फुल कवर कर जाए। सो कवर में ये होता है कि वो पूरे को कवर कर जाता है। कंटेन में क्या होता है कि वो एक्चुअल इमेज जो होता है वो उस कंटेनर पे आता है। तो ये एक्चुअल इमेज इस कंटेनर पे आया, बट बाकी एरिया इसमें नहीं दिखता है। तो जनरली आपने जब भी फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट कार्ड देखे होंगे तो वो कंटेन यूज़ करते हैं ताकि पूरा इमेज आपको सही से दिखे। और वेबसाइट के जो होम पेज पे होते हैं उनको कवर यूज़ करते हैं जहाँ पे उनको थंबनेल वगैरह दिखाना होता है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंटेनर पे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बॉर्डर्स। सो बॉर्डर्स के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया, बट इसमें थोड़ा डिटेल में जानेंगे बॉर्डर क्या काम करता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, हम HTML में 2-3 कंटेनर बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने कंटेनर पेस्ट कर दिया है। अब इस कंटेनर का नाम मैं देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ मैं 2 था, उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो उसको हम कमेंट करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा मेरा कंटेनर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे कंटेनर को कुछ थोड़ी सी पैडिंग देंगे। तो सबसे पहला जो कंटेनर था, हम कंटेनर 1 को अभी टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा जो सिलेक्टर होगा वो कंटेनर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ना देखने में क्लियर होता है। पैडिंग जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो सबसे पहले बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी होती है कि बॉर्डर कैसे होता है, तो हम लिखेंगे बॉर्डर, फिर यहाँ पे साइज़ बताएंगे कितने साइज़ की हमें, मान लो 5 पिक्सल में बॉर्डर की विड्थ दे रहा हूँ, तो 5px। किस टाइप का बॉर्डर होगा, हम सॉलिड बॉर्डर दे रहे हैं। सॉलिड बॉर्डर में कलर बताना है आपको कि कौन सा देना है, तो मैं यहाँ पे कलर ग्रे, लाइट ग्रे लिख देता हूँ, लाइट ग्रे, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखो लाइट ग्रे बॉर्डर के साथ ये कंटेंट आ गया है। ठीक है, अब दूसरे कंटेनर का भी एक बार मैं ये करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा क्लैरिटी अच्छे से मिल जाएगा। सो इसका भी पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल। और बेटर तरीका मैंने पहले भी बताया कि आप एक साथ जो प्रॉपर्टी देना वो कंटेनर 1, कंटेनर, और कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे सिंपली डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 10px, मार्जिन 10px कर देते हैं और सेव कर दो। तो स्पेसिंग हो गई और ये भी हो गया। तो अब ये मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो। अब यहाँ पे दूसरा जो कंटेनर जो सेकंड वाला है, अब हम उसमें बॉर्डर थोड़ा कम देंगे। सो बॉर्डर मैं देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और हमें येलो ग्रीन देना है, तो येलो ग्रीन कलर दे दिया। तो अब ये वाला जो हो गया हमारा येलो ग्रीन हो गया। सिमिलरली अब थर्ड वाला करते हैं, कंटेनर 3 बॉर्डर। अब मैं इस बॉर्डर को तोड़ देता हूँ एक एक करके। सो बॉर्डर विड्थ देंगे, तो बॉर्डर विड्थ हो गया हमारा मान लो 5 पिक्सल। ठीक है, जो यहाँ पे था शॉर्ट हैंड था जिसमें हम बॉर्डर विड्थ दे रहे थे, टाइप बता रहे थे, और तो अभी मैंने बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल दे दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, अब दे देता हूँ मैं, क्योंकि सॉलिड दिया था तो सॉलिड ही दे देता हूँ मैं। ठीक है, और बॉर्डर कलर अब यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ। सो देखो ये प्रॉपर्टीज़ तीनों लग गई हैं, तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टी लगा, इसमें 2 पिक्सल, इसमें। सो फ़र्क क्या है इसमें कि एक ही लाइन में मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया है, और इसमें क्या है कि आपको 3 तरह से लिखना पड़ रहा है, एक एक चीज़ को आपको बताना पड़ेगा कि बॉर्डर विथ 5 पिक्सल है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है, बॉर्डर कलर ब्लैक। और इसी का अगर मुझे शॉर्ट हैंड लिखना होता तो मैं सिंपली कैसे लिखता,
मैं सिंपली लिखता बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा तो भी हमारी प्रॉपर्टी लगी रहेगी। तो ये देखो इस तरीके से ये शॉर्ट हैंड में लिख दिया हमने, जो कि काफ़ी अच्छा है, आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो। अब जैसे सॉलिड जो लिखा है मैंने, इसकी और भी तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जो कि बेसिकली आप स्टाइल की, कलर की तो आपको पता है कि आप कोई भी कलर दे सकते हो, लेकिन सॉलिड की जगह बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। मैं एक एक यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, लास्ट वाले में आपको क्लियरिटी मिल जाएगा कि किस में कैसा क्या लगता है। तो पहला वाला सॉलिड था, दूसरे वाले को हम डैश्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं सेव करता हूँ। तो ये देखो डैश्ड में क्या होता है कि यहाँ पे इसकी पिक्सल बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दिखे। सो डैश वाले में ऐसा कुछ दिखता है आपको। सो इस तरीके से डैश 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 दिख रहा है ना आपको कि बीच में गैपिंग हो गई है बॉर्डर की। ठीक है, और डैश नीचे अब हम नया ट्राई करते हैं डॉटेड। सो डॉटेड मैंने सेव कर दिया था। सो डॉटेड और डैश में आपको डिफरेंस, सॉलिड में कोई भी डैश डूश नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है। इसमें देखो डैश में पूरा गैपिंग है और ये शेप में रेक्टेंगल शेप में। फिर जब डॉटेड होगा तो डॉट डॉट से ही बॉर्डरिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। डैश्ड हो गया, अब हम दूसरा ट्राई करते हैं कोई। इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, एक नया बनाते हैं कंटेनर, उसमें सारे जो नए नए हैं वो सारे ट्राई करते हैं। और दिस इज़ माय कंटेनर कंटेन विथ बॉर्डर। और हम चलते हैं स्टाइल CSS में। यहाँ पे मैं इसकी भी प्रॉपर्टी सेम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डॉट कंटेनर 4 कर देता हूँ और सेव कर दिया 4। सो अब यहाँ पे जैसे बॉर्डर हमने दिया था वो वापस मैं वैसे ही करता हूँ ताकि आपको स्टाइलिंग पे, क्योंकि हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं, 8 पिक्सल बॉर्डर विड्थ देते हैं। बॉर्डर कलर मैं ब्राउन कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर 8 पिक्सल हो गया। अब कौन सा स्टाइल देना है वो मैं बताता हूँ, बॉर्डर स्टाइल। सो अब हम करेंगे डबल, हम डबल बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखो सब जब हम डबल बॉर्डर यूज़ किए तो यहाँ पे डबल बॉर्डर की लाइन आ जाती है। कलर आप इसको कुछ भी कर सकते हो, जैसे ब्राउन है, ग्रीन कर सकते हो आप। तो ये तो आपको क्लियर कट पता ही है कि ग्रीन ब्राउन जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रीन डबल बॉर्डर स्टाइल डबल है ये। अब मैं दूसरा कोई बॉर्डर स्टाइल आपको बताता हूँ। सो एक होता है ग्रूव करके। ठीक है, आप ग्रूव प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ये देखो ग्रूव में क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। सो एक डार्क ग्रीन हो गया और एक थोड़ा सा अलग सा आपको दिखेगा, इसमें 3D व्यू टाइप का आपको दिख रहा होगा। सो जो कलर की वैल्यू है ना, इसमें 3D इफेक्ट सा थोड़ा सा डलता है इस ग्रूव में। तो अब दूसरा कोई ट्राई करते हैं। अब हम करते हैं रिज प्रॉपर्टी। सो रिज भी जो है वो 3D है, बट ये रिज्ड बॉर्डर है। सो बॉर्डर की कलर की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये आपको इस तरीके से दिखेगा। अब हम इनसेट प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। सो इनसेट में ये देखो क्या होता है, ये 3D इनसेट बॉर्डर हो गया। सो बेसिकली ये आपको ऐसा दिख रहा है कि जो बॉर्डर है ना ये अंदर की तरफ हो रखा है। तो ये थोड़ा सा अलग सा विजुअल इम्पैक्ट देता है। अगर आप अलग तरीके से देखना चाहो तो जैसे नहीं क्यूब को देखने का तरीका अलग अलग हो जाता है, उसी तरीके से। अब इसी को हम आउटसेट कर सकते हैं। तो आउटसेट में आउटसाइड वाली जो बॉर्डर है वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, सिंपली अगर आप इसको नन कर दोगे तो कोई भी प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखेगा। बॉर्डर नन मतलब बॉर्डर हटा दिया है आपने। तो अगर आप हिडन दोगे तो हिडन बॉर्डर रहेगा, वो भी मतलब दिखने में तो कुछ नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ये था बॉर्डर स्टाइल जो अपना आपने देखा है। तो इतने सारे बॉर्डर स्टाइल हैं जो कि आप अप्लाई करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बट इसमें बॉर्डर स्टाइल आप मिक्स भी कर सकते हो अलग अलग साइड के लिए। ठीक है, जैसे कि आप कि कौन सा बॉर्डर दे रहे हैं, सॉलिड दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि सॉलिड के बाद क्या देना है। तो मान लो सॉलिड के बाद डैश दे देते हैं। तो ये देखो, सो टॉप से स्टार्ट हो गया हमारा बॉर्डर। तो टॉप में हमारा जो है सॉलिड हो गया, उसके बाद डैश्ड हो गया। तो जब ये रिपीट हम ऐसे 2 देते हैं ना, तब वो
सॉलिड डैश ऐसे वो खुद ही कर लेता है। बट अगर मैं अभी थर्ड कोई दे दूँ डॉटेड तो अब चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हो गया यहाँ पे सॉलिड डैश डॉटेड और डैश। तो उस तरीके से कुछ आप चारों बॉर्डर अलग अलग तरीके से दे सकते हो। यहाँ पे मैं अगर आपको एक्सप्लिसिटली कुछ देना है यहाँ पे मान लो रिच देते हैं, सेव कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो गया। तो टॉप में हमारा सॉलिड हो गया, राइट में डैश्ड हो गया, बॉटम में डॉटेड हो गया, लेफ्ट में रिच हो गया। तो जो ये कलर जो होता है ना ये स्टार्ट होता है टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, इस तरीके से चलता है इसका 4 लेवल पे जो है ना, इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी ऐड करने को मिलता है। आई होप आपको ये वाला समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। सो जो अगला प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है हाइट और विड्थ के लिए। सो हाइट और विड्थ कैसे दिया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ये हमारा कंटेनर आपको दिख रहा है इसमें मैंने मार्जिन दे दिया था, जो कि अब मैं ये मार्जिन को रिमूव कर दे रहा हूँ, हम फुल विड्थ कवर करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डिव जो होता है डिव, उसकी जो विड्थ होती है बाय डिफ़ॉल्ट 100% होती है। 100% मतलब जो भी ब्राउज़र होगा उसका 100%, ठीक है। तो मैं इसको अभी हाइट जो है उसका बढ़ाऊंगा, तो मैं हाइट कुछ भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे 400 पिक्सल दे दूंगा ताकि आपको दिख जाए। तो जब मैंने हाइट बढ़ाया तो इसकी हाइट 400 पिक्सल जो ब्राउज़र के वहाँ से था 400 पिक्सल इसने ले लिया है। मैं विड्थ यहाँ पे अपने मन से दे सकता हूँ कि 300 या 400। तो विड्थ हम देते हैं 50px पहले देते हैं। तो ये देखो 50px में ऐसे छोटा सा हो गया, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ 80%, हम परसेंट में भी दे सकते हैं। सो 80% स्क्रीन जो ब्राउज़र का जो स्क्रीन है ना उसका 80%। तो ये देखो 80% ये हो गया, 20% खाली है। इसको 50 कर देंगे तो जो ब्राउज़र का जो विंडो है ये वाला इसका 50% ले लेगा। तो ये देखो इस तरीके से 50% हाइट विड्थ आप उसी परसेंटेज में सेट कर सकते हो। एक और चीज़ होता है यहाँ पे, अगर आप हाइट जो है 100 VH दे दो। सो VH का जो मतलब होता है व्यू हाइट होता है ये। सो बेसिकली व्यू हाइट मतलब जितने बड़ा डिस्प्ले डिवाइस का होगा ना उसके अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे मेरा डिवाइस का जो हाइट है वो ज़्यादा है, इस जैसे ब्राउज़र PC है ना मेरा कंप्यूटर, इसका हाइट जो है उससे ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पैडिंग वगैरह दे दी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल बार आ जाता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग पूरा साइज़ ले लेगा VH। और उसी तरह से VW होता है व्यू विड्थ करके, तो व्यू विड्थ का जो भी होगा उतना स्क्रीन का साइज़ ले लेगा अगर आप यहाँ पे VW डालते हो। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको 100 पिक्सल की जगह 400 पिक्सल ही डालते हैं। तो इस तरीके से हाइट का हो गया, विड्थ का हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कई बार ऐसे हाइट ऑटो दोगे तो जितना उसके अंदर कंटेंट होगा, मतलब फॉर एग्जांपल ये इतना ही कंटेंट है तो इतना ही हाइट लेगा। अगर आप बहुत लंबा पैराग्राफ लिखते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करके नीचे तक उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। फिर इसमें 2 प्रॉपर्टी आती है मैक्स विड्थ और मीन विड्थ की। जैसे मैक्स विड्थ आप सेट कर सकते हो। सो मैक्स विड्थ बेसिकली ये होता है कि आप उसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी सेट करनी चाहते हो। तो जैसे मैक्सिमम विड्थ मैं चाह रहा हूँ कि 7 पिक्सल ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो जैसे ये 7 पिक्सल मैक्सिमम विड्थ मैंने डाल दिया, लेकिन यहाँ पे विड्थ मैंने 50% दिया। तो ये स्क्रीन का विड्थ है, लेकिन जैसे ही 700 पिक्सल से ये ज़्यादा अगर जाता है तो ये नहीं जाएगा क्योंकि मैक्स विड्थ हमने 700 पिक्सल ही दिया था। तो ये देखो मैंने जैसे स्क्रीन में बढ़ाया 700 पिक्सल पे ये रुक गया है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ। 700 की जगह हम मैक्स विड्थ 100 देते हैं। तो इसने कहा कि विड्थ 50% होना चाहिए लेकिन मैक्सिमम 100 पिक्सल तक। तो अब मैं जब इसको करूँगा तो ये देखो बढ़ नहीं रहा क्योंकि मैक्सिमम विड्थ रीच कर गया है। इसको अब हम कर देते हैं। देखो ये छोटी स्क्रीन करेंगे तो 50% ठीक है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम विड्थ है वो 500 पिक्सल से कम है। तो ये तो चल जाएगा, अभी कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको इंक्रीज़ करेंगे एक टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमने मैक्सिमम विड्थ जो है वो रीच कर लिया है। मैक्सिमम विड्थ है, वैसे ही मैक्स हाइट सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैक्स हाइट की जगह मीन विड्थ होता है। मीन विड्थ में होता है कि मिनिमम विड्थ इतना तो होना ही चाहिए। मिनिमम विड्थ अगर मैं 10 पिक्सल दे रहा हूँ तो मिनिमम विड्थ 10 पिक्सल होना ही चाहिए, भले ही इसके अंदर कंटेंट कुछ नहीं भी हो।
सो जो अगला प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कलर प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलर प्रॉपर्टी क्या काम करता है। तो फॉर एग्जांपल हमने नया टैग यूज़ किया है यहाँ पे पी टैग, तो हम इसमें क्लास नहीं दे रहे, हम सीधा टैग से मान लो टारगेट कर रहे हैं। तो ये देखो पी टैग दे दिया मैंने। अब इसमें कलर प्रॉपर्टी है, तो कलर जो फोरग्राउंड कलर होता है, कलर मैं इसको दे देता हूँ एक्वा। एक्वा अच्छा नहीं लगेगा तो आपके लिए रेड, ठीक है। तो रेड में ये टेक्स्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट में और कौन सी प्रॉपर्टी लगती है वो मैं सारा बता देता हूँ आपको, बट जो बोल्ड वगैरह है टेक्स्ट वो फॉन्ट में बताऊँगा। इसमें जो है टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे टेक्स्ट का मैंने बता दिया आपको कि कलर आप कैसे सेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में होता है कि आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, मतलब स्क्रीन में पोजीशनिंग टाइप की लेफ्ट रहेगा या राइट है। तो टेक्स्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो लेफ़्ट होता है, तो लेफ़्ट आप दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसका भी टेक्स्ट यहाँ पे सेट करके आपको दिखाता हूँ। सो टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट, सो ये कंटेनर का जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लेफ़्ट होता है। अब मैं इसको राइट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो ये देखो राइट में चला गया। सो टेक्स्ट लाइन राइट हो गया। अगर मैं इसी को सेंटर कर दूं तो ये देखो सेंटर में टेक्स्ट आ गया। इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा साइज बड़ा कर दिया है। टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। टेक्स्ट लाइन जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया, लेफ्ट हो गया, राइट बता दिया आपको। उसके बाद टेक्स्ट लाइन एक और प्रॉपर्टी होती है वो जस्टिफाई। तो इसमें जस्टिफाई में इसलिए आपको फ़र्क नहीं पता रहेगा क्योंकि जस्टिफाई ना वो पूरा स्ट्रेच कर देता है, तो इस कंटेंट को हम लॉरेम इप्सम से बड़ा कर देते हैं। एक मैं लॉरेम इप्सम सर्च करता हूँ। तो लॉरेम इप्सम कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है जो कि जनरली आप डमी वेबसाइट्स वगैरह में देखोगे। तो वही लॉरेम इप्सम हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पी टैग में डाल देता हूँ व्हाट इज़ लॉरेम इप्सम, इसको यहाँ डाल देते हैं। तो इस तरीके से व्हाट इज़ लॉरेम इप्सम हो गया, उसका टेक्स्ट ये हो गया। पैराग्राफ में हमने ये डाल दिया। तो जैसे टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई करने से ना ये स्ट्रेच हो गया। अगर मैं इसको जस्टिफाई की जगह लेफ़्ट करके सेव कर दूं तो ये देख रहे हो यहाँ पे गैप जो आ गया है, तो ये क्योंकि लेफ़्ट की तरफ लाइन हो गया तो ये थोड़ी सी गैपिंग रह जाती है। तो इसी को फिल करने के लिए अगर आप जस्टिफाई करोगे तो वो थोड़ा सा गैपिंग करके ये देखो एज टू एज पे कर देगा और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देगा। फिर एक प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन हो गया। अब यहीं पे हम टेक्स्ट लाइन लास्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। सो टेक्स्ट लाइन लास्ट जो है ना, लास्ट लाइन जो ये वाला लाइन आपको दिख रहा है ना, इसके लिए होता है। इस लाइन को आप क्या करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे ही सेव करूँगा तो लास्ट वाली जो लाइन है वो राइट में चली गई, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट में चली जाएगी, बट अगर मैं इसको सेंटर करूँगा तो सेंटर में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा आपका जो है ना टेक्स्ट लाइन लास्ट वाला करके मैंने सेंटर पूरे ही कंटेक्स्ट को सेंटर में कर दिया और ये लास्ट लाइन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लाइन लास्ट लेफ़्ट सब यूज़ कर सकते हैं। सो अगला जो है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लगती हैं, जैसे कि आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी कंटेनर में ये सब है, बट हमारा H1 जो हमने यूज़ किया है उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं मान लो ओवर लाइन और इसको सेव करते हैं। तो ये देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन जो प्रॉपर्टी हमने H1 पे लगाया वो क्या करता है, ओवर लाइन का मतलब टॉप के ऊपर एक लाइन लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है वो होता है लाइन थ्रू। तो लाइन थ्रू का मतलब इसको क्रॉस कर दिया, जैसे स्ट्राइक करते हैं ना टेक्स्ट को, वो है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू करोगे आप तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट लाइन थ्रू हो जाएगा, मतलब स्ट्राइक सा हो जाएगा। अगर हम अंडरलाइन करेंगे, जो कि आपने बहुत सारे लिंक्स में लिंक में यूसेज देखा होगा, हेडिंग वुडिंग में इस तरीके से, तो अंडरलाइन है। वैसे कहा जाता है कि अंडरलाइन नहीं यूज़ करना चाहिए नॉर्मल टेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये लिंक के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। लिंक मतलब एक्सटर्नल URL पे लिंक बटन वगैरह जो होता है वो होता है। उसी के बाद अगर आप यहाँ पे ओवरलाइन प्लस अंडरलाइन
यूज़ करोगे तो दोनों ऊपर नीचे लग चुका है। तो ये कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन से प्रॉपर्टी थी जो कि मतलब समझने में, बट इसमें आप टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन के कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी ओवरलाइन कर दिया है और मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर करके मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन। तो ये देखो ऊपर ग्रीन कलर का लाइन हो गया। तो जो भी कलर लाइन का कलर भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। प्लस इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसकी स्टाइल के लिए, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। सो बेसिकली ये बॉर्डर में आपने देखा होगा बॉर्डर से थोड़ा सा मिलता जुलता है। अब इसमें जो स्टाइल देना है उसी की तरह देना है कि जैसे आपने डॉट देना, डबल देना। जैसे अभी सॉलिड है, बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड ही है तो वो सॉलिड ही है। यहाँ पे आप डैश कर दोगे तो वो डैश लाइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे डॉटेड कर दोगे तो ये डॉटेड हो गया। वेवी करते हैं, वेवी थोड़ा पॉपुलर है इसमें। एक ये अलग प्रॉपर्टी है जो कि आपने देखा, तो वेवी ऐसा हो जाता है। डबल करोगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब एग्जाम्पल थे टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको डेकोरेशन वेबसाइट वगैरह में आप जब करोगे तो आपको ये काफ़ी यूज़फुल लगेगा। फिर अगला जो प्रॉपर्टी आता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैं ये सारा रिमूव करके सेव कर देता हूँ। जो अगला प्रॉपर्टी आता है वो आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रॉपर्टी का नाम होता है वो होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। तो पहले अपर केस कर देते हैं। तो जैसे अपर केस करेंगे ये वाला जो पार्ट है ये अपर केस में हो जाएगा, मतलब सारे कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। अगर हम इसको लोअर केस कर दें तो लोअर केस में हो जाएगा। तो ये जो है आपने कुछ भी लिखा हो HTML में उसके अकॉर्डिंग ये इसको चेंज कर देगा। बट अगर हमें चाहिए कि पहला कैरेक्टर, जो पहला वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में हो, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर एक वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में है, तो इस तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हो। सो ये तीन प्रॉपर्टी जो होता है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये काफ़ी बार आपको यूज़ करने को मिलेगा और काफ़ी पॉपुलर भी है। फिर अगला प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे वो है टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल। ठीक है, तो इंडेंटेशन लग जाती है। आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं होगा क्योंकि H1 के साथ हमने सेंटर कर दिया है। बट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 40-50 पिक्सल देता हूँ या 100 पिक्सल देता हूँ और 100 देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखो इंडेंटेशन लग गया। तो इसमें जैसे मार्जिन काम करता है वैसे ही इसमें इंडेंट होता है कि लेफ़्ट से टेक्स्ट को 100 पिक्सल इसने दे दिया है। उसके बाद जो पॉपुलर आता है वो आता है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, अभी मैं लेटर स्पेसिंग देता हूँ, प्रॉपर्टी नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल करके सेव कर दिया। तो नॉर्मल में आपको कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता होगा, आपको सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा और इसके बीच में नॉर्मल सी गैपिंग है एक एक कैरेक्टर में। ये देखो ये कैरेक्टर के बैच में गैपिंग काफ़ी अच्छी जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। बट अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पे मान लो 10 पिक्सल देता हूँ तो और सेव करता हूँ, तो ये देखो इन सब वर्ड के कैरेक्टर्स के बीच में गैपिंग हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं 20 देता हूँ तो 20 इस तरीके से। जनरली आपने ऐसा कहीं पे देखा होगा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके अपर केस कर देता हूँ और इस तरीके से, तो इस तरीके से आपने देखा होगा 20 की जगह अगर मैं 10 कर देता हूँ तो इस तरीके का आपने हेडिंग काफ़ी जगह न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, काफ़ी वेबसाइट में भी ऐसे स्टाइल है। तो वो लेटर स्पेसिंग के थ्रू इसके बीच में जो गैपिंग होती है वो बढ़ाई जाती है। आप इसके बीच में गैपिंग कम भी कर सकते हो, आप माइनस में भी दे सकते हो। माइनस में अगर मैं 2 पिक्सल दे देता हूँ तो वो क्या करेगा वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो एक दूसरे के ऊपर चिपक गया है। बट अगर मैं इसको और थोड़ा कर दूँ, -5 पिक्सल कर दूँ, तो ये देखो इसके एक दूसरे के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं। थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो ये देखो एक दूसरे के अंदर घुस गया जो कि पता ही नहीं चल रहा क्योंकि ओवरलैपिंग हो गया। तो इस तरीके से आप लेटर स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं। सो जो अगला प्रॉपर्टी हम यूज़ करने जा रहे हैं, सो टेक्स्ट स्पेसिंग के लिए हम यूज़ करेंगे बेसिकली। तो उसमें होता क्या है कि लाइन हाइट प्रॉपर्टी का नाम है, तो हम वो लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देंगे लाइन डैश हाइट। सो लाइन हाइट का काम क्या है, मैं नॉर्मल अभी देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट।
ठीक है। तो ये जो लाइन है, एक लाइन के नीचे लाइन के बीच की हाइट क्या होनी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल में जो है नॉर्मली दिख रहा है आपको क्लियरली, बट हम इस हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो मान लो मैंने 40 पिक्सल कर दिया, तो ये लाइन हाइट आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने H1 पे लगाया, बट मैं यही अगर P टैग पे लगाऊं तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे P टैग में हम लाइन हाइट लगा के दिखाते हैं। सो लाइन हाइट मैंने यहाँ कर दिया 40 पिक्सल। सो ये देखो सबकी लाइन में लाइन हाइट जब मैंने पैराग्राफ की लगाई 40 पिक्सल, तो सारे लाइन के बीच में 40 पिक्सल का लाइन हाइट हो गया। मैं इसको कम कर सकता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, जो कि ठीक ठाक दिख रहा है। बट इसको अगर मैं माइनस में दे दूँ तो क्या होगा? सो माइनस में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है उतना है, उसके बाद नहीं लगता है। सो ये था लाइन हाइट प्लस इसका अगर आप वैसे देखो तो सिंपली 0 to 1 जा सकते हो, ठीक है। 0 में मतलब इस तरीके से हो गया लाइन हाइट कि लाइन हाइट है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0.1 दे दूँ तो थोड़ा सा हो जाएगा, 0.5 दे दूँ तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन हाइट होती है वो 1 होती है, उसके बाद अगर आप कम करोगे तो वो उस तरीके से ही रिफ्लेक्ट। बट यहाँ पे जैसे आप 1/8 दे रहे हो तो लाइन हाइट का मल्टीप्लाई मतलब 1/8 वर्जन जो होगा वो लग जाएगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे वो है टेक्स्ट शेडो का, ठीक है। टेक्स्ट शेडो, उसको कैसे अप्लाई करते हैं? टेक्स्ट शेडो यहाँ प्रॉपर्टी आपने लगाना है, और फिलहाल के लिए मैं नन देता हूँ, तो नन में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ भी हेडिंग में भी देते हैं टेक्स्ट शेडो, ठीक है। नन में कोई नहीं होता, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल दे दूँ और सेव करूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो आपको दिखा है यहाँ पे एक शेडो इफेक्ट सा आ गया है। सो एक ही मतलब उसके ऊपर ओवरलैपिंग सा कुछ दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से शेडो इफेक्ट लगा सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे 2 पिक्सल यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू या ब्लैक और सेव करता हूँ, तो ये देखो ब्लैक जो पीछे वाला शेडो है ब्लैक में आ रहा है। इसको आगे भी अच्छे से कर सकते हो 5 पिक्सल, और ये देखो सेव। तो कुछ तरीके से इस तरह से आपको शेडो इफेक्ट दिखेगा। तो टेक्स्ट शेडो मतलब टेक्स्ट पे शेडो डालने के लिए होता है, और इसके जितने भी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है उसका क्या मीनिंग है आप एडवांस कहीं पे पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में लेंदी नहीं करना है, तो इसको इसलिए कि आपको पता चल जाए कि टेक्स्ट शेडो भी प्रॉपर्टी है जिसमें आप बहुत तरीके की चीज़ें कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है वो फॉन्ट्स पे आते हैं। फॉन्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फॉन्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली में आप फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि फॉन्ट कौन सा आपको डालना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे करियर न्यू करियर मोनो स्पेस डाला है, तो इस तरह से फॉन्ट चेंज हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट था वो इस तरीके से था, मैंने नया फॉन्ट फैमिली लगा दिया तो फॉन्ट चेंज हो गया। तो आप ऐसे ही बहुत सारे फॉन्ट लगा के इसको चेंज कर सकते हो। फिर अगला जो प्रॉपर्टी है वो हम बात करेंगे वो है फॉन्ट स्टाइल के लिए। तो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट है नॉर्मल। सो नॉर्मल में आपको जो दिख रहा है उसी तरीके से दिखेगा, बट आप इसको इटैलिक कर सकते हो ऐसे करके, और ये देखो इटैलिक में हो गया, सारे टेक्स्ट इटैलिक दिख रहे हैं। सिमिलरली आप इसको ऑब्लिक कर सकते हो और सेव कर सकते हो। सो ऑब्लिक और इटैलिक में आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो जनरली ऑब्लिक ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इटैलिक ही यूज़ होता है। तो ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड था। इसके बाद फ़ॉन्ट वेट के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, फ़ॉन्ट नॉर्मल फ़ॉन्ट बोल्ड जो होता है वो सब इसी में आ जाता है। फिर फ़ॉन्ट वेरिएंट होता है एक, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट की वेरिएंट होता है एक फ़ॉन्ट वेरिएंट। यहाँ पे आप नॉर्मल दे सकते हो, और ये देखो सेव कर दो। नॉर्मल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्मॉल कैप्स कर देता हूँ मैं, तो शायद आपको डिफरेंस समझ आएगा। तो जो फॉन्ट वेरिएंट जैसे स्मॉल कैप्स कर दिया ना, तो स्मॉल कैपिटल लेटर में ये हो गया है। तो इस तरीके से आप फॉन्ट वेरिएंट का यूज़ कर सकते हो। सो अगला प्रॉपर्टी जो है वो है फॉन्ट साइज, जो आपने पहले भी यूज़ किया है, मैंने पहले भी उसके बारे में बताया है। तो फॉन्ट साइज पिक्सल में आप दे सकते हो 10 पिक्सल, तो छोटा फॉन्ट हो गया। मैं इसको 200 पिक्सल दे दूँगा तो बहुत बड़ा फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 पिक्सल, तो इस तरीके से फ़ॉन्ट का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। जैसे गूगल फॉन्ट्स वगैरह उसको इंपोर्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। अगला जो प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात करेंगे वो है लिंक के बारे में। सो लिंक क्या है? बेसिकली वो एंकर टैग होता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ कि एक एंकर टैग हो गया, href कर दिया मैंने, यहाँ पे www.google.com कर दिया।
अगर आप यहाँ पे टारगेट लिख के अंडरस्कोर ब्लैंक दे दोगे और इसको प्रॉपर्टी में बंद करके मैं ये करता हूँ गूगल, ये आ गया। सो जब आप एंकर टैग जो प्रॉपर्टी डालते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से दिखता है। इसमें मैं जब क्लिक करूँगा तो एक नए टैब में google.com खोल देगा, https// ओके। मैंने यहाँ पे, अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये google.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर देता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये होता है गूगल, इसमें अंडरलाइन होता है और ये ब्लू कलर का होता है। तो इस ए टैग को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। ए टैग की अगर कलर आपको चेंज करना है तो कलर मैं इसको यहाँ पे रेड या पर्पल कर सकते हैं, तो ये पर्पल कलर का हो गया। अगर आपको इसको नहीं दिख रहा तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं हम। अभी मैं वही पुराने प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो अभी आपको मैंने बताया, ग्रे भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज इसका 30 कर सकते हैं इसका, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कम कर देते हैं पैराग्राफ का। तो इस तरीके से गूगल दिख रहा है आपको। प्लस इसमें अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होगा कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नए टैब में ओपन होगा, नहीं कि सिम में। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल हो गया। इसमें मैंने कलर आपको डाल के बता दिया। प्लस इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लाइक स्टेट होता है एक लिंक का। तो एक लिंक का जो नॉर्मल होता है वो एज ए लिंक होता है, लेकिन जब हम आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो विजिटेड होता है। तो फॉर एग्जांपल ए, और उसको कैसे लिखते हैं, ए विजिटेड, इस तरीके से इसको लिखते हैं कि हम बता रहे हैं ए जो एंकर टैग है जब उस पर विजिटेड हो जाए, बंदा एक बार क्लिक कर दे तो उसका कलर ब्राउन या ब्राउन कर देना फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मैंने क्योंकि विजिट कर दिया था, इसको एक बार रिफ़्रेश करो। अब अगर मैं इसको यहीं पे ए होवर करता हूँ तो बेसिकली होवर क्या होता है कि होवर होता है कि जब आप माउस इसके ऊपर लेके जाओगे कोई भी चीज़ के अंदर तो उसको होवर कहते हैं, माउस होवरिंग। सो जब आप होवर करते हो तो उसमें अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप एक नया कलर दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ येलो। तो अभी जो दिख रहा है आपको वो कुछ नहीं, अभी ब्राउन दिख रहा है, बट जैसे ही मैं होवर करूँगा ये येलो दिखेगा, जो कि थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, आपको दिखा नहीं होगा। अब येलो ग्रीन कर देते हैं तो ये देखो कुछ इस तरीके से होवर पे आपको ये दिखेगा। ठीक है, जब हम इस पे एक और प्रॉपर्टी होता है ए एक्टिव करके, ए एक्टिव। सो जब हम लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो उस जो एक्टिव होता है उसका कलर मान लो अभी ब्लू डाल देते हैं। ठीक है, अभी मैं जब इस पर क्लिक कर दूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो जब मैंने क्लिक किया तो एक्टिव हो गया तो इसका कलर ब्लू हो गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैं इस पर विजिट कर चुका हूँ इस लिंक पे तो इसका कलर ब्राउन है, और जैसे ही मैं होवर करूँगा तो इसका कलर येलो ग्रीन हो गया। तो ये लिंक के साथ आप इतने कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये अंडरलाइन वाला था जो मैंने पहले ही बताया, इसको आप हटा भी सकते हो, बट रिकमेंड होता है कि आप लिंक्स में डालो। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को आप नन कर दोगे तो इससे अंडरलाइन हट जाएगा। सो मैंने एक्टिव में डाला, एक्टिव में नहीं डाला, मुझे ये डालना है ए टैग में सिंपल, तो ये हट गया है। आप इसको लगाना हो तो अंडरलाइन कर दोगे तो लग जाएगा, और हटाना है तो सिंपली आपको नन कर देना है। तो इस तरीके का था। सो HTML में UL वगैरह यूज़ होता है अंडर अनऑर्डर लिस्ट के लिए। यहाँ पे मैं लिस्ट देता हूँ, मान लो एप्पल, और इसको यहाँ पे मैं अगर ऐसे कर दूँ li/4। सो इस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर मतलब जिसका कोई ऑर्डर नहीं है कि 1 2 3 सीक्वेंस में नहीं है, बस अनऑर्डर लिस्ट है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे UL हो गया, तो क्योंकि हम UL पे प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं तो UL के लिस्ट पे या तो लगाएंगे या फिर UL पे लगाएंगे, तो हम डायरेक्टली लिस्ट भी चूज़ कर सकते हैं। सो इसमें हम लगा सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप। सो लिस्ट स्टाइल टाइप से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होने वाला है, हम इसकी स्टाइल पे बात करेंगे। सो आप जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी सर्कल है, ठीक है, अभी जब हमने दिया डॉट था वो, अब मैंने सर्कल दे दिया, तो इस तरीके से स्टाइल इसकी जो दिख रहे हैं लेफ्ट में बुलेट्स, वो अब सर्कल में हो गए। अब मैं इधर पे स्क्वायर दे सकता हूँ, तो ये स्क्वायर शेप में हो गया। अब इसको अपर रोमन दे देते हैं, तो ये देखो 1 2 3 5 4 6, तो ये बेसिकली आपको नंबरिंग होगी इसकी। आप इसको अपर अल्फ़ा भी कर सकते हो ABCD, और लोअर अल्फ़ा भी कर, इस तरीके से।
तो ये सब मतलब स्टाइल करने के लिए आपके पास तरीके हैं। फिर लिस्ट स्टाइल इमेज भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, जो कि उसमें सेट हो जाएगा। तो हमने हमारा इमेज है ही ऑलरेडी, उसी को यूज़ करते हैं। इसमें करते हैं ./image। जिस तरीके से हमारे क्योंकि इतना बड़ा इमेज है तो सारा इमेज आ गया। बट आप यहाँ पे छोटे वाले इमेज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी का फेस है या आइकन है, छोटे इमेज यूज़ करोगे, जैसे गूगल में इतना बड़ा इमेज आ गया। बट अगर आप छोटे आइकन वाले यूज़ करोगे तो वो बेटर इसमें दिखेगा आपको। सो डिस्प्ले में हम आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। सो एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये सारे जो है ना, ये ब्लॉक लेवल के एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल मतलब पूरा ब्लॉक कवर करते हैं, मतलब पूरा H2 है जिसका विड्थ होता है। फिर आता है इनलाइन एलिमेंट। सो इनलाइन एलिमेंट का क्या मतलब होगा कि जो लाइन के अंदर ही फिट हो जाते होंगे। तो इनलाइन एलिमेंट में मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ये हो गए जो कि पूरा विड्थ कवर करते हैं, और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो लाइन के बीच में ही आ जाते हैं, मतलब उस लाइन के बीच में पूरा विड्थ लेते नहीं है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के हिसाब से यही होता है कि डिस्प्ले ब्लॉक हो या इनलाइन हो, या फिर एक और होता है इसमें इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी जो डिस्प्ले की सेट कर सकते हो। तो वो समझने के लिए जैसे आपको कैसे क्या प्रॉपर्टी देना है वो आप यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया उसमें लग जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आती है वो है पोजीशन की, जो काफ़ी पॉपुलर है, और ये पोजीशन वाला आपको काफ़ी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ये जो है वो चाइल्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पेरेंट कंटेनर ये पूरा है हमारा, और ये चाइल्ड है। सो इसकी पोजीशन अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है स्टैटिक। तो हम यहाँ पे जो पोजीशन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर इसमें पोजीशन लिखते हैं चाइल्ड में, तो पोजीशन स्टैटिक लिखेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है। बट जैसे ही मैं इसको प्रॉपर्टी दे देता हूँ रिलेटिव, ठीक है, तो रिलेटिव मतलब होगा ये यहाँ पे तो है, लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट देता हूँ। ठीक है, सो पोजीशन के साथ लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप यूज जनरली होता है, विथ जेड इंडेक्स कई बार काम आता है। ये मैं सारी क्लियर कट अभी बताऊँ। सो मैं यहाँ पे देता हूँ लेफ़्ट 20 पिक्सल। तो ये देखो, लेफ़्ट जैसे ही मैंने 20 पिक्सल दिया तो ये रिलेटिव पोजीशन से यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक और कंटेनर बनाते हैं यहाँ पे चाइल्ड। अब चाइल्ड 2 की प्रॉपर्टी है इस तरीके से देखो, चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 2 है, लेकिन जैसे मैंने चाइल्ड 1 को रिलेटिव करके लेफ़्ट 20 पिक्सल दिया तो ये अपने जगह से हिल गया। बट मैं अगर इसको 30-50 पिक्सल देता हूँ लेफ़्ट की जगह, मैं अब इसको टॉप से मूव करता हूँ, टॉप देते हैं इसको 20 पिक्सल। ये देखो आपने इसने क्या किया, ये अपनी जगह से नीचे तो आया, लेकिन ये अपनी जगह से जो बाकी चीज़ें थी उसको मूव नहीं करता है, तो ये उसके ऊपर चढ़ने लग गया, ये उसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है। तो रिलेटिव जब आप दोगे तो ये इसके ओवरलैप हो जाएगा। रिलेटिव में क्या होता है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर गया। तो इसी तरीके से अगर आप पोजीशन दोगे तो वो अपनी जगह तो छोड़ेगा ही नहीं, अपनी जगह से मूव करेगा, बट अपनी जगह का जो स्पेस होता है बस वही ऑक्यूपाई करता है। बाकी ये इधर उधर पैर हाथ मारता है, नाचता फिरेगा, बट जो स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा ये सिर्फ अपनी जगह का करेगा। तो एक तरह से मान लो कि ये उसके ऊपर चढ़ के इधर उधर मूव कर जाता है। तो रिलेटिव कुछ इस तरीके से काम करता है। बट इसकी जगह मैं अगर एब्सोल्यूट कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखो एब्सोल्यूट तो ऊपर हो गया है, मतलब ये क्या हुआ। ये जब आपको नहीं समझ में आया, इसको टॉप को मैं हटा देता हूँ। ये देखो, ये एब्सोल्यूट कैसे काम कर रहा है, ये तो पूरा ऐसे चला गया। मैं बताता हूँ एब्सोल्यूट कैसे काम करता है। जो एब्सोल्यूट जब आप किसी भी चीज़ को देते हैं तो वो अपनी जगह से वो हवा में उड़ जाता है। ठीक है, हवा में उड़ने का मतलब हो गया कि स्क्रीन के ऊपर आ गया है, और ये जैसे बॉर्डर उड़ है ना, ये सब ये अपना स्पेस ही नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कंटेनर के अंदर ना रह के कंटेनर से बाहर की तरफ आ गया है और उस जगह पे चला गया है जहाँ पे इसको होना चाहिए था। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर अब मैं यहाँ पे इसको टॉप 0 दे दूँ ना, तो ये सबसे पहले 0 पे जाके सेट हो जाएगा।
सो टॉप ज़ीरो का मतलब ये हो गया कि ये अपने स्क्रीन में खुलेआम घूम सकता है कहीं भी। तो टॉप ज़ीरो का मतलब ये हो गया कि ये सबसे टॉप में जाके 0 पिक्सल पे एकदम एज पे जाके चिपक गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से राइट 0 कर दूंगा तो ये देखो राइट में जाके चिपक गया। और ये आप देख रहे हो बॉर्डर भी कवर कर रहा है। मतलब इस तरीके समझो कि ये अपनी जगह से उड़ के ऊपर की तरफ स्क्रीन पे आ गया और स्क्रीन में एकदम एज में फ्लोट कर रहा है पूरा। राइट के बाद आप बॉटम दोगे 0 मान लो, तो ये नहीं मूव करेगा क्योंकि राइट टॉप की जो प्रायोरिटी है वो हाई होती है। ठीक है, बट ये आप समझ गए ना कि ये कैसे फ्लोट कर रहा है। बट जैसे ही मैं इसके पेरेंट को मतलब इस कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव कर दूं तो ये इसके अंदर आ गया बॉर्डर के, आप देखो। तो अब क्या होगा कि अब ये इस पोजीशन के इर्द गिर्द ही घूम सकता है ऊपर की तरफ। सो इस पोजीशन के इर्द गिर्द ऊपर की तरफ इधर जाएगा उधर जाएगा और ये इसके अंदर ही रहेगा कंटेनर के अंदर। तो जब भी एब्सोल्यूट होता है ना जनरली, तो वो लेफ्ट राइट और ऐसे करके होता है। तो अगर मैं अभी पेरेंट को मैं मार्जिन दे दूं टॉप 100 पिक्सल, तो आप ये देखो कि मार्जिन मैंने पेरेंट को टॉप 100 पिक्सल किया तो ये पूरा कंटेनर के साथ भी ये मूव करता हुआ आ गया। ठीक है, एब्सोल्यूट में अगर मैं टॉप इसको -20 पिक्सल दे दूं तो ये देखो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, लेकिन ये इसी के साथ इसके कंसीडर किया कि इसके टॉप में 20 पिक्सल जाएंगे प्लस राइट 0 है। तो ये समझ लो आप इसके साथ ही है बट ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से रिलेटिव हटा दूँ पेरेंट का तो क्या होगा वो देखते हैं। तो ये देख रहे हो आप, ये स्क्रीन से बाहर चला गया। तो जब तक इसको हम नहीं बताएंगे इसका किससे रिलेशन है, फॉर एग्जांपल इस कंटेनर से इसका रिलेशन बनता हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे टॉप को हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो हम इसको नहीं बता रहे कि इसका रिलेशन किससे है। तो ये जो चाइल्ड है ये हवा में खुलेआम घूम रहा है और ये पूरे स्क्रीन जो विंडो साइज है उस पर यहाँ पे जा रहा है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे बताएंगे कि तुम्हारा रिलेशन इस पेरेंट से है तो ये फिर इसके इधर पे इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हो जाता है इसमें रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट। तो जब भी आप एब्सोल्यूट को यूज़ करेंगे तो, और अगर आप चाह रहे कि इसी कंटेनर में हो तो आपको बताना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट जो है वो किसके रिलेटिव में हो रखा है। तो जैसे ये पेरेंट के रिलेटिव में एब्सोल्यूट हो रखा है तो ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा। अब इसी को मैं अगर पोजीशन एब्सोल्यूट की जगह फिक्स्ड कर दूं तो क्या होगा। सो फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि फिक्स्ड स्क्रीन के ऊपर फिक्स होगा, आपका जो विंडो होता है उसके ऊपर फिक्स होता है, इसमें रिलेटिव का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो फिक्स्ड का मतलब जैसे आपने किसी वेबसाइट का टॉप हेडर देखा होगा कि जो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, आप कितना भी स्क्रॉल करें, तो उसी तरीके से ये भी काम करता है। फॉर एग्जांपल इस पेरेंट की हाइट अब मैंने 2000 पिक्सल दे दी। तो ये देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो चीज़ें जा रही हैं, बट ये जो है ये टॉप में फिक्स हो रखा है क्योंकि हमने फिक्स दे दिया था। अगर मैं इसको विड्थ 100% कर दूं तो आपको ये देखो इस तरीके से यहाँ पे 100% विड्थ पे ये फिक्स हो गया। अब देखो ये मैं कुछ भी स्क्रॉल करूँगा तो इसके नीचे से चला जाएगा। तो आपने वो हेडर्स वगैरह में यूज़ किया होगा, तो अब हम इसको एक हेडर भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे तो इस तरीके से देखो आप हेडर की तरह ये काम कर रहा है चाइल्ड, क्योंकि फिक्स पोजीशन है। फिक्स में यही है कि फिक्स्ड अगर हमने कर दिया तो वो विंडो पे फिक्स एक बार हो जाएगा तो वहीं पे रहेगा, तो वो क्योंकि वहीं पे पड़ा रहेगा चाहे आप कितना भी स्क्रॉल कर लें। ठीक है, बट इसका जो है ना जेड इंडेक्स का भी एक कमाल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अगर हम इसी को एब्सोल्यूट कर देते हैं यहाँ फिक्स्ड की जगह, एब्सोल्यूट करके मैं दिखाता हूँ आपको और सेव करते हैं, तो ये देखो ये जो है ना इस पे आके सेव हो गया है। सो ये जो है इस पे इस कंटेनर के रिलेटिव में ऊपर की तरफ फ्लोट किया है और नीचे की तरफ जो भी था वो उसको हाइड कर देता है। तो इस तरीके से पोजीशन कुछ काम करता है। अगर आपको ये अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं इसको एक अच्छे से ना वेबसाइट डिज़ाइन करके छोटा सा एक पेज उसमें समझाऊंगा तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट इसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है कि जब भी आप कोई भी चीज़ को एब्सोल्यूट या फिक्स्ड पोजीशन देते हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर फ्लोट करता है। अगर आप उसका पेरेंट को रिलेटिव जो उस पेरेंट कंटेनर है उसको रिलेटिव दे देते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही उस पर फ्लोट करेगा। अगर आप नहीं दोगे तो पूरे स्क्रीन में फ्लोट करेगा। बट अगर आप फिक्स देते हो तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कहीं भी पड़ा हो, जो आप उसको लेट
टॉप लेफ़्ट राइट दोगे उसके अकॉर्डिंग पूरे स्क्रीन पे कहीं भी फ्लोट कर सकता है। वो आपका जो टॉप लेफ़्ट राइट है उससे आपको कंट्रोल करना है। सो पोजीशन का एक और प्रॉपर्टी है जो कि है स्टिकी। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप खुद पढ़ें और इसके बारे में गूगल करें अगर आपको ये स्टिकी वाला प्रॉपर्टी आपको खुद ढूंढना चाहिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। उसके बाद हम बात करते हैं जेड इंडेक्स की। जेड इंडेक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे चाइल्ड बनाया था और यहाँ पे चाइल्ड 1 है और यहाँ चाइल्ड 2 है, तो हम इस ग्रीन वाले चाइल्ड को भी कुछ कमाल करते हैं इसके साथ। तो हमने चाइल्ड बनाया था, इसको विड्थ देते हैं, विड्थ तो दे रखा है, हाइट देते हैं 60 पिक्सल का, थोड़ा सा हाइट ज़्यादा देते हैं, ठीक है। अब इसको भी मैं देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। सो क्योंकि मैंने इसको एब्सोल्यूट पोजीशन दे दिया तो इसकी विड्थ चली जाती है। तो विड्थ को या तो आप 100% सेट कर दो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको देता हूँ लेफ़्ट 0 मतलब राइट 0, तो अब विड्थ पूरी हो जाएगी, ठीक है। कि हमने बताया कि इसका जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाए और राइट वाला पोर्शन है इस कंटेनर के यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको टॉप 0 दूंगा तो ये देखो ऊपर चला गया ना उसकी। सो ये जो नीचे वाला कंटेनर उसको ओवरलैप कर गया क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी थी। तो हम इसको, अगर मुझे चाहिए कि चाइल्ड में पीछे रखूँ और टोमेटो कलर वाला जो रेड कलर वाला कंटेनर था उसको ऊपर करूँ, तो उसके लिए क्या करना होता है। तो पहला जो कंटेनर था हमारा चाइल्ड था, ठीक है। उसमें एक प्रॉपर्टी आता है जेड इंडेक्स, ठीक है। इसमें नंबर देना होता है, जैसे मैंने 1 दे दिया और सेव कर दिया। तो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि इंडेक्सिंग होती है कि आप मान लो जैसे हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं ना हम कोई गेम खेलने में, तो जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो उसी तरीके से आप मानो कि ये जो ग्रीन वाला है इसकी जेड इंडेक्स मान लो 0 है और रेड वाले की जेड इंडेक्स 1 कर दी हमने। तो इसके ऊपर ओवरलैप करने के लिए हमने ये किया है, ठीक है। अगर आपको फिर से ग्रीन को ओवरलैप करना है तो एक तो तरीका है कि आप इसको यहाँ पे हटा दो जेड इंडेक्स, तो ग्रीन वाला ऊपर हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जेड इंडेक्स मैंने रेड का ऊपर कर दिया, तो और अगर मुझे ग्रीन को ऊपर करना है तो उसका जो जेड इंडेक्स है वो ग्रीन, वो मुझे रेड से ज़्यादा डालना है। तो क्योंकि रेड का मैंने 1 डाला है तो मैं इसका 2 डाल दूंगा, तो वापस से ग्रीन वाला ये हो गया। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने के लिए जेड इंडेक्स का यूज़ होता है। जिसका जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे स्क्रीन के ऊपर फ्लॉट करेगा। तो इसको आप एज ए 2D इमेजिनेशन करो कि जब आप लेयरिंग बनाते हो ना, जैसे स्टैक जो बनता है स्टैक टाइप का, तो बेसिकली पोजीशनिंग वही स्टैक करता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर होता है और जेड इंडेक्स इसका ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर की तरफ आएगा। तो क्योंकि मैंने इसको 60 पिक्सल हाइट दिया था इसकी वजह से रेड वाला हाइड हो गया है। सो अगला जो प्रॉपर्टी है वो है ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ अभी। तो जैसे हमने लोअरम इप्सम कॉपी किया था, सो ओवरफ्लो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये ओवरफ्लो है, ये मान लो ये मेरा कंटेनर है, इसमें मैंने इतना टेक्स्ट डाला है और इसकी हाइट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो है। तो हाइट ऑटो है मतलब मैं इसमें और कंटेंट डालूंगा तो ये कंटेनर पूरा जगह लेते रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये पी कॉपी किया था, अब मैं यहाँ पे एक और टैग डाल दिया, मैंने कंटेंट डाले, तो इसकी हाइट देखना अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी विथ बॉर्डर। ये देखो बॉर्डर भी नीचे है और इस कंटेनर का बेसिकली आप देख रहे हो ना हाइट अपने आप ही इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो का क्या काम होता है वही मैं अभी आपको बताऊंगा। सो बेसिकली अगर मैं इस कंटेनर का हाइट सेट कर दूं 300 पिक्सल, ठीक है, तो ये देखना आप 300 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 200 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखो मैंने 200 पिक्सल किया तो ये बॉर्डर यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट जो है वो बाहर हो गया मेरे कंटेनर से। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर का जो हाइट है वो मैंने फिक्स कर रखा था कि मुझे इतना ही हाइट चाहिए, बट ये इसके बाहर टेक्स्ट आ गया। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी होती है वो होती है विजिबल, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट है विजिबल ही है, बट मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी विजिबल ना हो और ये हट जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन कर देंगे। तो ये क्या हुआ कि जो बॉर्डर के बाहर की चीज़ थी वो हाइड होगी, इस बॉर्डर के अंदर की चीज़ ही दिख रही है। तो ये थोड़ा सा वो दिख रहा है आपको इसमें, बट इस तरीके से हम टेक्स्ट को अंदर रखने के लिए कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको करने का, अगर आप यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार दिख जाएगा। सो इस स्क्रॉल बार से हम आप पूरा कंटेनर पढ़ सकते हो। तो बेसिकली आप कंटेनर के अंदर एक स्क्रॉल बार, एक विंडो टाइप का बना दिया है जो कि एक्चुअल वेबसाइट में होता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप इस तरीके से पूरा स्क्रॉल करके भी पढ़ सकते हो।
सो आपका टेक्स्ट इसके अंदर स्क्रॉल होगा। अगर आपका कोई भी इमेज मान लो फॉर एग्जांपल विड्थ से बाहर जाता है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी हो जाएगा। सो एक और प्रॉपर्टी होता है जो कि प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है वो होता है ऑटो। सो ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटो का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा जितना कंटेंट है उसके हिसाब से तो ये दिखेगा ही, लेकिन अगर कंटेंट जो है कंटेनर से बाहर हो जाएगा तो ये अपने आप विजिबल हो जाएगा। ये जो स्क्रॉल बार है ये अपने आप विजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे ओवरफ्लो ऑटो में, लेकिन अगर यही मैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी स्क्रॉल डाल दूँ तो ये बॉर्डर आपको ये जो स्क्रॉल बार है हमेशा दिखेगा। बट ऑटो डालने से क्या होगा कि हमेशा नहीं दिखेगा, तभी दिखेगा जब इसका जो कंटेंट होगा वो बाहर की तरफ ज़्यादा होगा। तो जनरली यही यूज़ करते हैं। अब जब ज़्यादा बाहर होगा तभी स्क्रॉल बार दिखेगा, अगर कंटेंट उसमें कंटेनर में आ रहा है तो ये नहीं दिखेगा। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इसके बाद फिर आता है ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए। तो वो आप खुद थोड़ा सा जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सो एक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, सो जैसे मैंने ये पेरेंट में ब्लैक कलर दे दिया, ये सब दे दिया प्रॉपर्टी, तो लेट्स सपोज हम पी टैग यूज़ करें तो मैं यहाँ पे एक पी टैग बना देता हूँ। सो पी टैग में मैं इसका कलर देता हूँ फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट का रेड, ठीक है। तो इस कलर का जो हो गया रेड हो गया। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो कि इसका जो कलर है वो मैंने रेड दे दिया है। अब मैं यही यहाँ पे एक और पी टैग लिखता हूँ और यहाँ पे जो देता हूँ कलर वो ब्लू देता हूँ। तो आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि जो नीचे लिखा होता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है ना वो रेड की, वो हाई हो जाती है जो नीचे होता है। लेकिन अगर मैं ब्लू के आगे ये लिख दूँ और सेव कर दूँ तो क्या लगता है किसका कलर आएगा? तो इम्पॉर्टेंट लिखने से ब्लू का कलर। सो ये जो एक है CSS की प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट, ये होता है कि ये सारी प्रायोरिटी को कैंसिल करके उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है जिस पे जहाँ पे ये लिखा जाता है। तो मैंने नीचे भले ही रेड लिखा लेकिन ये जो ब्लू है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट। तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये वैसे तो तरीका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, कई बार प्रॉब्लम होता है इससे, बट ये वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी ओवरराइड करनी होती है। कोई आप लाइब्रेरी जब यूज़ करते हो कोई भी, तो उसमें कोई क्लास लगी होती है जो कि कलर डिफरेंट होता है और आप उसको कलर चेंज करना चाहते हो, तो एक तरीका है कि उसकी क्लास को यूज़ करके आप चेंज करो। और अगर आपको नहीं मिलता है तो ये सबसे हैकी तरीका है कि आप एक्सक्लेमेटरी साइन इम्पॉर्टेंट उसके आगे लिख दो उस प्रॉपर्टी के आगे, तो वो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। सो अब जो एक और लास्ट प्रॉपर्टी हम इस पे चलते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है बट मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो हम जो अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, तो इसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ बचेंगे वो हम एडवांस वाले में कवर करेंगे। बट फिलहाल जो हमारा CSS का जो अभी प्रॉपर्टी लगा है ये काफ़ी कुछ मैंने कवर कर दिया है। अब जो अगला प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात करेंगे वो इमेज पे ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं इमेज का आपको बताता हूँ। IMG सोर्स हम वही देते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किया इमेज, और यहाँ पे ये क्लोज कर दिया और सेव कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे इमेज हमारा आ गया, बट इसको मैं स्टाइल पे चलते हैं, ओवरफ्लो ऑटो हटा देते हैं तो हमारा सारा इमेज दिख जाएगा। और जो इमेज, तो यहाँ जो इमेज हमने यूज़ किया है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि विड्थ देते हैं मान लो 200 पिक्सल। तो 200 पिक्सल काफ़ी मतलब वो हो गया है, काफ़ी छोटा हो गया बट ठीक है अभी के लिए, ठीक है। इसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं जो कि हमने पीछे भी देखा था, 2 पिक्सल सॉलिड, और थोड़ा सा लाइट ग्रे देता हूँ मैं। मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं इसका 40 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इमेज आ गया जिसकी हल्की सी बॉर्डर आपको दिख रही होगी। बॉर्डर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ। या तो ये इमेज का बॉर्डर हो गया, ये इमेज हमारा आ गया, ठीक है। तो इमेज हो गया। अब इमेज पे हम कुछ वैसा भी डाल, जैसे ये मान लो मेरा ये इमेज हो गया, इसको मैं एक कंटेनर पे डालता हूँ डिव, ये इमेज हो गया, और यहाँ पे मैं देता हूँ पिक, दिस इज़ इमेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो दिस इज़ इमेज डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इस डिव का नाम देता हूँ मैं क्लास IMG कंटेनर कर देते हैं। इसको डेकोरेट कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा जो क्लास था इमेज कंटेनर,
तो मैं इमेज से जो है मार्जिन हटा देता हूँ, ठीक है। विड्थ वाला जो पार्ट है वो मैं इमेज कंटेनर पे दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर वाला पार्ट भी मैं इमेज कंटेनर पे देता हूँ। अब इमेज का विड्थ अगर, क्योंकि मेरे को उस कंटेनर के अकॉर्डिंग ही देना है, तो मैं 200 पिक्सल दे दूँगा। तो इमेज जो है इस कंटेनर में जो है ना आ गया है। मार्जिन लेफ़्ट करते हैं 30 पिक्सल, तो हम कंटेनर को ही पूरा लेफ़्ट कर देते हैं और यहाँ पे इमेज बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब जो कंटेनर का बैकग्राउंड है, मान लो मैं देता हूँ बैकग्राउंड #F5 थोड़ा सा लाइटिश ग्रे में डाल दिया मैंने, तो इस तरीके से इमेज आ गया, ये हो गया, ठीक है। तो इमेज कंटेनर की में और भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। एक बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होता है जो मैं बताना नहीं है आपको। सो बॉर्डर रेडियस अगर आप जैसे पिक्सल में भी दे सकते हो, 8 पिक्सल मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं देता हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर जो रेडियस है 8 पिक्सल दिया, तो ये थोड़ा सा कर्व सा दिख रहा है ना। तो अब मैं इसको यहाँ पे मान लो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 20 पिक्सल, तो आपको दिखेगा एकदम, देखो कर्व सा दिख रहा है। तो ये इमेज हमारा जो है इससे बाहर जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी देंगे जो हमने यूज़ किया था, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो ओवरफ्लो हिडन दे देंगे तो इमेज हमारा इसके अंदर आ गया, और ये इमेज और कार्ड भी बन गया हमारा, जो भी कार्ड। तो इमेज की विड्थ ज़्यादा है बॉर्डर, तो हम इसको 1 पिक्सल कर देते हैं थोड़ा सा बढ़िया दिखने के लिए। तो ये देखो 1 पिक्सल, तो ये कुछ कार्ड बन गया। बट अगर मैं इमेज का विड्थ यहाँ 200 पिक्सल है और मैं इमेज का बॉर्डर रेडियस 100% कर दूं तो क्या होगा। सो इमेज जो है वो उस ओवल शेप बन गया। लेकिन अगर मैं इसको सर्कुलर करना चाहता हूँ तो मैं इसको हाइट दे के स्क्वायर शेप में दे के, ये देखो इस तरीके से जब आप इसकी हाइट विड्थ 200 पिक्सल देते हो और बॉर्डर रेडियस 100% दे देते हो तो ये सर्कुलर में बन जाता है। बट हम इसको और अच्छा करने के लिए इसको 150 और 150 कर सकते हैं। तो ये छोटा सा यहाँ पे इमेज सर्कुलर में हो गया है। तो बॉर्डर रेडियस का यूज़ कर सकते हैं, हाइट विड्थ और ये सब इमेज के साथ कर सकते हैं। प्लस इमेज के साथ एक चीज़ और होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट फिट यूज़ करोगे इसमें, सो ऑब्जेक्ट फिट स्पेशली इमेज पे यूज़ होता है। आप कंटेन कर दो, तो मैं जैसे ऑब्जेक्ट फिट कंटेन करूँगा तो जो इमेज जो बैकग्राउंड में कंटेन था उसी की तरह जो कंटेनर है इमेज का उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो हम ये बॉर्डर रेडियस वाला पार्ट हटा देते हैं, इसको वापस से लाते हैं, और इमेज का जो हाइट है, सो ये जो इमेज है हमने इसको ऑब्जेक्ट फिट कंटेन कर दिया। तो ये जितना कंटेन हो सकता था उतना उसमें फुल आ गया। बट हम इसको अगर कवर करें तो क्या होगा। कवर करने पे इसने क्या किया, जो पूरा स्क्रीन में जो स्पेस था जिसको चाहिए था उस हिसाब से इसने कवर कर लिया। तो ये एक तरह से कार्ड जो बनता है ना, आपने नेटफ्लिक्स वगैरह के मूवी के कार्ड देखेंगे, उस तरीके से ऑब्जेक्ट फिट कवर हो गया। फिर होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट फिट जैसे उसमें पोजीशन होता है सेंटर, तो ये जो है सेंटर हो जाएगा। अगर आप यही लेफ़्ट कर दोगे तो लेफ़्ट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर मैं यहाँ पे कंटेन करता तो ये देखो लेफ़्ट किया तो लेफ़्ट हो गया, सेंटर और पोजीशन में मैं राइट करता तो राइट हो जाता है। बट मैं ऑब्जेक्ट फिट जो होता है इस केस में कवर ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है, तो ये कवर हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा कार्ड बना के ब्यूटीफुल एक वेबसाइट बना सकते हो। सो ये सारी CSS की प्रॉपर्टी मैंने बहुत सारी कवर कर दी है। मैं चाहता हूँ कि आप इन सबको यूज़ करो, समझो। फिर हम थोड़ा सा ना उस पे जाएंगे, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पे और इफ़ेक्ट्स पे, शैडो इफ़ेक्ट्स, ग्रेडियंट कलर, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये सब एडवांस में आता है जो कि हम बाद में बात करेंगे। मैंने बट एक थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इतना कवर करो, ठीक है। इसको कवर करने के बाद एक थम्स अप तो ज़रूर देना, प्लस कमेंट में मुझे बताना कि आपको इसमें सबसे अच्छा वाला कौन सा CSS प्रॉपर्टी लगा और कौन सा ऐसा CSS प्रॉपर्टी था जो आपको समझ में नहीं आया। तो ये दोनों चीज़ मुझे बताना ताकि मैं उस पर और बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँ। अगले वीडियो में हम थोड़े से कुछ चीज़ें बनाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाएंगे इन्हीं CSS प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।